वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। स्विट्ज़रलैंड के अंदर 1998 में स्विट्ज़रलैंड के नवीन संविधान का निर्माण हुआ। इस संविधान को 18 अप्रैल 1999 को लागू किया गया। ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, स्विट्ज़रलैंड की विशेषताओं के बारे में संविधान की। तो संविधान है वो लागू हुआ है 1999 में, ये आपको याद रखना है छोटे क्वेश्चनों के हिसाब से। तो जो स्विट्ज़रलैंड की वर्तमान में कार्यपालिका है उसे संघीय सरकार का नाम दिया गया है। संघीय सरकार का मूल रूप वही है जो संघीय परिषद का था। स्विस संविधान के द्वारा जिस प्रकार की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है वह अपने आप में यूनिक है। उसके संगठन और शक्तियों का ही नहीं वरन विधानमंडल के साथ उसके संबंध हैं वो भी और विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलते। एक निश्चित नेतृत्व के अंतर्गत कार्यपालिका शासन संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक कर सकती है। इसीलिए कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका बहुल है और सामान्य जो धारणा है कि कार्यपालिका एकल ही होनी चाहिए, उसके विपरीत उसने सफलतापूर्वक कार्य भी वो कर रही है। इसी प्रकार सामान्य धारणा के अनुसार कार्यपालिका या तो संसदात्मक हो सकती है या अध्यक्षात्मक, लेकिन जो स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका है वो दोनों ही श्रेणियों में उसको नहीं शामिल कर सकते, इसमें दोनों का ही मिश्रण है। तो आज हम स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका के बारे में देख लेते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका क्या है। स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका के बारे में गार्नर ने कहा है, स्विस शासन व्यवस्था अपने आप में एक वर्ग है। वह संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से मूलभूत रूप से भिन्न है, किंतु इसमें दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षणों का मिश्रण है। ये गार्नर के शब्द हैं कि इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक के मिश्रण है और एक समूह है, एक वर्ग के रूप में कार्य करती है। तो अब हम देखते हैं जो नवीन संविधान है स्विट्ज़रलैंड का, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। संघीय सरकार के बारे में नवीन संविधान के अनुच्छेद 74 से 87 में संघीय सरकार की रचना, कार्य, शक्तियों और व्यवस्थापिका के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है। तो इसमें छोटा क्वेश्चन बन जाएगा कौन से अनुच्छेद हैं, तो 174 से 187। 74वां कहता है संघीय सरकार स्विस परिसर की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है। अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि कितने मेंबर होंगे संघीय सरकार में, 7 सदस्य होंगे। संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का निर्वाचन वहाँ की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होगा। अब जो कार्यपालिका बने कौन उसको करेगा निर्वाचित, तो स्विट्ज़रलैंड की संसद के द्वारा संयुक्त बैठक में किया जाएगा। हालांकि हमने देखा है कि स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाता है और प्रजातंत्र की भावना बहुत अधिक विकसित है, फिर भी उन्होंने कार्यपालिका के लिए अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचन पद्धति उसको अपनाया है। तो अप्रत्यक्ष को अपनाने का कारण ये है कि जो वहाँ के MLAs MPs होते हैं वो वहाँ की जनता के बहुत अधिक संपर्क में रहते हैं। तो वहाँ के सांसदों के द्वारा जो कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है वो लगभग जनता के द्वारा किए जाने के बराबर ही है। जहाँ तक योग्यता का प्रश्न है तो संविधान सभा में योग्यता के बारे में सिर्फ इतना भी ही कहा गया है कि कोई भी स्विस नागरिक जो संसद का प्रतिनिधि चुनने की योग्यता रखता हो वो कार्यपालिका में शामिल हो सकता है। अनुच्छेद 175
में ये भी कहा गया है कि विभिन्न भौगोलिक भाषाई क्षेत्रों को संघीय सरकार के अंदर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसीलिए स्विट्ज़रलैंड के अंदर फ्रेंच भाषा भाषी कैंट वाउच, मतलब वहाँ पे जो भाषाएं हैं जैसे जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, तो उस भाषा के अनुसार ही उसमें प्रतिनिधियों का निश्चय है। जैसे 4 है वो जर्मन भाषा भाषी मेंबर होंगे 7 में से, और 2 हैं वो फ्रेंच भाषा भाषी और 1 इटालियन भाषा भाषी प्रतिनिधि होंगे। और बर्न और जूरिस्ट, ये जो 2 वहाँ के राज्य हैं, वहाँ से प्रतिनिधि हैं वो संघीय सभा में अवश्य होंगे। ये भी एक परंपरा है। तो साधारणतः संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन वो संघीय सरकार के सदस्य बनते ही संसद की सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं और किसी भी प्रकार का लाभ का पद या व्यवसाय वगैरह नहीं करते। तो ये आपको संघीय सरकार क्लियर होगी। 7 मेंबर हैं, संसद के द्वारा उनको चुना जाएगा, और आमतौर पर मतलब जरूरी नहीं कि वो संसद के मेंबर हों, किसी भी नागरिक को चुन सकते हैं जो योग्यता रखता हो, लेकिन साधारणतः वो संसद में से ही चुनते हैं क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस का लाभ उठाने के लिए। फिर है कार्यकाल, ये इम्पोर्टेंट है। स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है। 4 वर्ष है वहाँ का कार्यकाल है निश्चित, और वो संसद के कार्यकाल पे डिपेंड करता है। अगर वहाँ की संसद है वो समय से पूर्व भंग हो जाती है तो कार्यपालिका है वह भी स्वतः ही भंग हो जाएगी। कार्यकाल 4 वर्ष है, लेकिन इसके साथ ही कार्यकाल प्रतिनिधि सभा है जो वहाँ के, उसके कार्यकाल पर निर्भर करेगा। और फिर जब दोबारा अगर प्रतिनिधि सभा समय से पूर्व भंग होती है तो जो नई प्रतिनिधि सभा बनेगी तब फिर संसद के संयुक्त अधिवेशन से दोबारा मेंबर्स के चुनाव किए जाएंगे। अब इन 7 मेंबर्स में से अध्यक्ष कौन हो और उसके बारे में क्या है, तो जो संघीय संसद के दोनों सदन हैं वो अपनी संयुक्त बैठक में इन मेंबर्स को चुनते हैं और फिर उसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनाते हैं। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं 7 में से, उनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ध्यान दो, जो बहुल कार्यपालिका है उसका कार्यकाल 4 वर्ष है। इन्हीं 7 में से एक को अध्यक्ष और मतलब एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष बनाएंगे तो उनका कार्यकाल 1 वर्ष होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका में भी आप 10 साल 2 बार से ज़्यादा चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। वो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए अध्यक्ष रह सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू 2 वर्ष के लिए नहीं रह सकते। जैसे अब हैं तो नेक्स्ट ईयर नहीं होंगे, उससे नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं। तो संघीय सरकार का जो अध्यक्ष है वही स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति कहलाता है। और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है वो सीनियर के हिसाब से किया जाता है, जो मतलब अनुभव एक्सपीरियंस से हो उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। और फिर आमतौर पर वहाँ क्या होता है, उपाध्यक्ष को नेक्स्ट ईयर फिर अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। तो ये आज हमने स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका का कार्यकाल, उसका चुनाव कैसे होता है वो देखा। कल हम कार्यपालिका के अधिकार और कार्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।